हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड सेल और पोइसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के बारे में। तो रेड ब्लड सेल किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Erythropoiesis is the process by which the origin, development and maturation of erythrocyte occurs। तो erythropoiesis एक तरह की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत जो रेड ब्लड सेल है उसकी ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट और उसका मैच्योरेशन होता है। इसके बाद देखते हैं साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, अर्थात रेड ब्लड सेल्स ऐसी कौन कौन सी जगह पर फॉर्म होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें इन फीटल लाइफ, यानी कि गर्भस्थ शिशु में किस प्रकार से और कहाँ पर रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ द एरिथ्रोपोइसिस ऑकर्स इन 3 स्टेजेस। गर्भावस्था के दौरान शिशु में जो है 3 स्टेजेस में आरबीसी का निर्माण होता है। सबसे पहला है मीजोब्लास्टिक स्टेज। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ द इंट्रायूटेरिन लाइफ द प्रिमिटिव रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसेनकाइम ऑफ यॉक सैक। तो सबसे पहली स्टेज है मीजोब्लास्टिक स्टेज। इस स्टेज में लिखा है कि जब गर्भस्थ शिशु 2 माह का होता है तब प्रिमिटिव रेड ब्लड सेल्स जो है मेसेनकाइम की यॉक सैक में निर्मित होती है। दूसरा स्टेज है हेपेटिक स्टेज। फ्रॉम 3rd month ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ गर्भस्थ शिशु जब 3 माह का हो जाता है तब उसके शरीर में लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। उसके शरीर में पाया जाने वाला लीवर मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। सम एरिथ्रोसाइट आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन। कुछ एरिथ्रोसाइट का निर्माण उस तीसरे महीने में स्प्लीन यानी कि प्लीहा और लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, थाइमस वगैरह में यहाँ पर भी आरबीसी कुछ बनते हैं। तीसरा स्टेज है माइलॉइड स्टेज। ड्यूरिंग द लास्ट 3 months ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ, यानी कि प्रेगनेंसी का जब 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होता है, अर्थात गर्भस्थ शिशु जब 6 माह का हो जाता है तब लाल रक्त कोशिकाएं प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मेरो एंड लीवर, तब लाल रक्त कोशिकाएं बोन मेरो में और लीवर में बनती है। दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि इन पोस्ट में नेटल लाइफ एंड इन एडल्ट्स, कि उस बच्चे के पैदा होने के बाद नवजात शिशु में और वयस्कों में, आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे जो है आरबीसी का निर्माण होता है। इन न्यूबॉर्न बेबीज, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द रेड बोन मेरो। किसी नवजात शिशु में तथा बढ़ते हुए बच्चों और वयस्कों में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मेरो में होता है। नंबर 1, अप टू द एज ऑफ 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल तक की उम्र में द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन्स। 5 से 6 साल तक की उम्र में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण रेड बोन मेरो में होता है। नंबर 2, फ्रॉम 6th ईयर अप टू 20 ईयर्स, 6 से 20 साल की उम्र में द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, LOG लिखा हुआ है, यहाँ पर उसको सुधार लेंगे, लॉन्ग बोन एंड ऑल द मेम्ब्रेनस बोन। तो 6 से 20 साल तक के बीच में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बोन मेरो में तथा लंबी हड्डियों में और सभी मेम्ब्रेनस बोन अर्थात चपटी हड्डियों में इसका निर्माण होता है। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेनस बोन लाइक वर्टेब्रा
sternum, ribs, scapula, iliac bone and skull bone, and from the end of long bone. 20 साल के बाद या 20 साल में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मेम्ब्रेनस बोन में होता है, अर्थात चपटी हड्डियों में, जैसे कि वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम छाती की हड्डी, पसलियाँ, स्केपुला श्रोणि की या पेल्विक बोन की हड्डी, इलियक बोन जिसको कहते हैं, स्कल बोन यानी मानव खोपड़ी में, एंड फ्रॉम द एंड ऑफ लॉन्ग बोन तथा लंबी अस्थियों के सिरों पर। आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज, 20 साल के बाद, द शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन, लंबी अस्थियों का बीच का भाग, बिकम येलो बोन मेरो बिकॉज फैट डिपोजिशन, लंबी अस्थियों में जो है बोन मेरो की जगह पर फैट डिपोजिशन हो जाता है। तो लंबी हड्डियों की जो मेडुलरी कैविटी होती है वहाँ पर इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन नहीं हो पाता है। ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ बोन द रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन, किसी प्रकार के बोन के डिसऑर्डर होने पर, किसी प्रकार की बोन की बीमारी होने पर जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो स्प्लीन में प्रोड्यूस होती है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं इरिथ्रोपोइसिस में, यानी कि एक लाल रक्त कोशिका जब बन रही होती है तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से चेंजेस आते हैं। द स्टेम सेल ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई pass through different stage and finally become the matured red blood cell. During this process, 4 important changes are noticed. स्टेम सेल जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई होती है वो कई स्टेज से होकर गुजरती है और अंततः एक लाल रक्त कोशिका में तब्दील होती है। इस प्रक्रिया के दौरान हम उस कोशिका में मुख्य रूप से 4 परिवर्तन देखते हैं। नंबर 1 कि कोशिका का लगातार आकार में छोटा होते जाना। पहले ये कोशिका 25 माइक्रोन की होती है और जैसे जैसे इसकी स्टेज आगे बढ़ती है तब ये छोटे होते होते 7 माइक्रोन तक आ जाती है। नंबर 2 डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस, इस कोशिका की जो केंद्रक और उपकेंद्रक लगातार इसमें गायब होते हैं और अंततः अनुपस्थित हो जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लगातार इन कोशिका में हीमोग्लोबिन का निर्माण होते रहता है। नंबर 4 चेंजेस इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग प्रॉपर्टीज यानी कि अभिरंजन जो गुण है वो उसमें परिवर्तन आता रहता है। आइए देखते हैं अब स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। इरिथ्रोपोइसिस में मुख्यतः 5 स्टेज होते हैं। इन स्टेज के नाम हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नार्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, लेट नार्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट। ये देखिए यहाँ पर आप इन स्टेजेस में लगातार हो रहे परिवर्तन को, उस कोशिका में हो रहे परिवर्तन को देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर किस प्रकार से कोशिका जो है बहुत बड़ी है, उसके बाद प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में उस कोशिका का आकार कम हो जाता है, फिर लगातार आगे जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है उस कोशिका का आकार बड़ा होते जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें हम लेफ़्ट टू राइट देख रहे हैं कि इसमें उपस्थित केंद्रक और उपकेंद्रक लगातार बढ़ते हुए स्टेज में वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। तीसरी चीज़, इसमें जो हीमोग्लोबिन है इसके साइटोप्लाज्म में लगातार बढ़ते हुए स्टेज में वो बढ़ता जा रहा है। चौथी चीज़ जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है वो है इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि वो किस तरह से पहले शुरुआती स्टेज में बेसोफिलिक नेचर का होता है, धीरे धीरे वो आरबीसी तक पहुंचने तक वो जो है एसिडोफिलिक नेचर का हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की। इस स्टेज को हम मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं। इस स्टेज में कोशिका का आकार लगभग 20 माइक्रोन का होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और लगभग पूरे साइटोप्लाज्म को घेर कर रखता है। इस केंद्रक में
दो या दो से अधिक उपकेंद्रक और रेटिकुलर नेटवर्क उपस्थित होते हैं। इस कोशिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इस कोशिका की कोशिका द्रव्य क्षाररागी प्रकृति की होती है। दूसरा स्टेज है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ये इरिथ्रोपोइसिस का दूसरा स्टेज है, जिसमें इस कोशिका का आकार 15 माइक्रोन, इसका केंद्रक जो है कुछ हद तक छोटा इसके पहले स्टेज की तुलना में। इसमें उपकेंद्रक अब डिसअपियर हो जाते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है और वो डेंस हो जाते हैं। इस कोशिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक इन नेचर का होता है, अर्थात क्षाररागी होता है। तीसरा स्टेज है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इस कोशिका का आकार 10 से 12 माइक्रोन, केंद्रक अभी भी इस कोशिका में मौजूद होता है, परंतु इसके क्रोमेटिन नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन दिखाई देता है। इसमें हीमोग्लोबिन धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसका साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों ही नेचर का होता है, अर्थात इस अवस्था में यह कोशिका दोनों प्रकार के एसिड या बेस, अम्ल या क्षार, दोनों प्रकार के स्टेन को ऑब्जॉर्व करने की ताकत रखता है। अगली स्टेज है लेट नॉर्मोब्लास्ट। इस कोशिका का आकार घटकर अब 8 से 10 माइक्रोन हो जाता है। इसका केंद्रक बहुत ज़्यादा कंडेंस होकर छोटा हो जाता है और इंक स्पॉट के समान दिखाई देता है। अब इस कोशिका में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और इसका साइटोप्लाज्म जो है एसिडोफिलिक नेचर का हो जाता है। अगली अवस्था है रेटिकुलोसाइट। ये रेटिकुलोसाइट को हम इमैच्योर आरबीसी भी कहते हैं। एक परिपक्व आरबीसी के बनने की यह एक पूर्व अवस्था होती है। रेटिकुलोसाइट के बाद ही एक मैच्योर्ड आरबीसी का निर्माण होता है। इस रेटिकुलोसाइट का आकार 7.5 से 8 माइक्रोन, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित, हीमोग्लोबिन इसमें बढ़ता हुआ नजर आता है और इसका साइटोप्लाज्म जो रहता है वो एसिडोफिलिक और जिसमें बहुत सारे रेटिकुलर नेटवर्क दिखाई देते हैं। रेटिकुलर नेटवर्क या अंतःप्रद्रव्य जालिका के होने के कारण इस कोशिका को ही हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। और आखिर में मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट। ये जो मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट होता है एक तरह का बाइकॉनकेव सर्कुलर डिस्क होता है, जिसकी परिधि 7 से 7.2 माइक्रोन की होती है। इसमें न्यूक्लियस का पूर्ण रूप से अभाव होता है और यह पूरी तरह से हीमोग्लोबिन से भरा रहता है और ये हीमोग्लोबिन अत्यधिक एसिडोफिलिक नेचर का होता है। It is all about the erythropoiesis.